अध्याय 6 देख रहे हैं, उपनिवेशवाद और शहर। तो किस शहर की बात हो रही है यहां पे? यहां हो रही है एक शाही राजधानी के बारे में बातचीत। तो उपनिवेशवाद, हिंदुस्तान में उपनिवेशवाद यानी हम जो कॉलोनी बने, उपनिवेश बने, वो किसके उपनिवेश बने? ब्रिटिशर्स के, अंग्रेजों के। और किस शहर की बात हो रही है? आज हमारे देश की राजधानी क्या है? नई दिल्ली। तो हम दिल्ली या आगे चल के जो साथ में नई दिल्ली बनी, न्यू दिल्ली बनी, उसके बारे में जानेंगे, खास तौर पे जब हम कॉलोनी में थे, कॉलोनी के बाद क्या हुआ, कॉलोनी के पहले क्या था। ओके, तो शुरुआत यहां से होती है कि जो पश्चिमी विश्व है, जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, उसमें बहुत सारे शहर बने और बहुत सारे आधुनिक शहर, या ये कहें कि जो नए नए शहर बने, वो कारण क्या था उसका कारण था औद्योगिकीकरण, यानी इंडस्ट्रियलाइजेशन। मेन कारण उनका औद्योगिकीकरण था। इससे क्या हुआ, जैसे आप कहें कि लीड्स, या जिनके नाम हम अच्छी तरह जानते हैं, लीड्स हो गया, आपका मैनचेस्टर हो गया। मैं आपको इनको दिखाता हूं, पहले अक्षर लिख रहा हूं थोड़ा समय को बचाने के लिए बस। अब ये देखिए, ये इंग्लैंड है, यूनाइटेड किंगडम, जिसके हम कॉलोनी थे, उपनिवेश थे। ये लीड्स है, ये मैनचेस्टर है। तो ये जो शहर है, ये कैसे आए, मतलब कैसे बने? तो ये बने हैं औद्योगिक शहर के नाम से, और ये इंडस्ट्रियल शहर है। और एक चीज और देखिएगा, ये शहर केवल यहाँ इंडस्ट्री लगी, यहाँ पर इंडस्ट्री लगी, यहाँ इंडस्ट्री लगी, और जैसी इंडस्ट्री लगी, जैसे ही ये औद्योगिक शहर बना, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद लोगों ने अपना नौकरी, क्योंकि अब नौकरी करने जाएंगे ही, क्योंकि वहाँ पर नौकरी की ज़रूरत है, तो वहाँ नौकरी के लिए लोग गए। वहाँ पर मकान लोगों ने बनाना शुरू किया, या लोगों ने मकान बना के दूसरों को देना शुरू किया। इसके अलावा तमाम तरह की जो सुख सुविधाएं हैं, इन सब कारणों के कारण लोग शहरों में आए। कहाँ शहरों में आए? यहाँ। अच्छा, यहाँ की राजधानी लंदन है, यहाँ दिखा भी दूँ आपको, है ना, ये लंदन है यहाँ पे। तो बहुत सारे लोग जो है इन शहरों में आ रहे थे। इसका मतलब ये है कि अगर हम वेस्टर्न कंट्रीज में जाएं, जैसे हम अपने जो जिनके हम उपनिवेश थे उन्हीं का एग्जाम्पल ले लें, तो यहाँ देखते हैं हम कि नए शहरों का विकास हुआ। लेकिन हिंदुस्तान में, भारतीय शहरों में, जो भारतीय शहर थे, वहाँ पर इस तरीके से औद्योगिक क्रांति नहीं हुई। और औद्योगिक क्रांति नहीं हुई तो विस्तार, शहरों का विस्तार, या शहर बहुत तेजी से नहीं बने। इसका ग्रेजुअल प्रोसेस था। तो यही कहानी किसके लिए सही है? हमारे देश की राजधानी दिल्ली के लिए भी वही बात है। तो एक चित्र आपको दिखाना चाहूंगा कि यह है मछलीपट्टनम, 1672 का चित्र है। ये एक जमाने में, मतलब आप देखिए 17वीं शताब्दी की बात मैं कर रहा हूं, मिड 17वीं शताब्दी कह सकते हैं इसको। अब यहां पर ये जो शहर था, ये बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए यहां पर आपको समुद्र दिख रहा है, बहुत महत्वपूर्ण बंदरगाह था, ये पोर्ट सिटी था। और उसके बाद जैसे ही कॉलोनी यानी कि ब्रिटिशर्स ने बंबई, मद्रास और कलकत्ता, इनको अपने नए बंदरगाह बनाए, या इनको बंदरगाहों की तरह आगे बढ़ाया। मछलीपट्टनम और ऐसे कई शहर हैं जिनकी जो महत्वपूर्णता थी, या जिनकी जो वैल्यू थी, वो घटती चली गई, और फाइनली ये शहर एक तरीके से खत्म ही हो गए, बस शहर रह गए, इंपॉर्टेंस इनकी घट गई। अब आपको दिखा दूं मैं मछलीपट्टनम कौन सी जगह की मैं बात कर रहा हूं। अब ये देखिए, मछलीपट्टनम है, आंध्र प्रदेश का एक शहर है, ये पोर्ट सिटी है, एक बहुत बड़ा नाम था ये, लेकिन आज ये नॉर्मल सिटी है। जैसे मैंने आपको बताया कि जो 18वीं शताब्दी है, उसके आखिर, मतलब 1750 के आगे की बात समझ लीजिए आप। यहां पर क्या हुआ, कलकत्ता, बंबई और मद्रास, ये बहुत 3 इंपॉर्टेंट शहर है। इनको अंग्रेजों ने अपनी प्रेसिडेंसी बनाया। अब प्रेसिडेंसी क्या होती है ये भी समझ लीजिए, ये शब्द बार बार पहले भी आया है, अभी भी आएगा। तो ये शहरों को क्योंकि प्रेसिडेंसी का सेंटर पॉइंट बनाया किन्होंने, अंग्रेजों ने, इस कारण से क्योंकि ये सत्ता के बहुत महत्वपूर्ण केंद्र थे, यहां से सत्ता, यहां से कंट्रोल, यहां से गवर्नेंस होता था। तो दूसरे शहर कमजोर इसलिए पड़ रहे थे क्योंकि इन शहरों का विकास हो रहा था। तो प्रेसिडेंसी क्या है कि क्या किया अंग्रेजों ने कि अपने इलाके को, या पूरे हिंदुस्तान को, या कहें उपनिवेश को,
पूरी तरीके से गवर्न करने के लिए, शासन करने के लिए इन्होंने क्या किया कि पूरे देश को कुछ प्रेसिडेंसीज में बांट दिया, मतलब भाग में, बंबई, मद्रास और बंगाल। और ये तीनों ही जो प्रेसिडेंसी हैं, जैसे सूरत, मद्रास और कलकत्ता, ये तीनों प्रेसिडेंसी किस लिए बनाई गई थी? क्योंकि सूरत, मद्रास और कलकत्ता, यहां सब जगह ईस्ट इंडिया कंपनी की फैक्ट्रियां थी, यानी कि जो व्यापारिक चौकियां होती हैं जहां पर सारे काम होते हैं, यानी इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, मतलब ऐसी जगह जहां से बंदरगाह भी हो, चीजें आ जाएं, चली जाएं। और यहां पर इसकी सुविधा को लेकर ही ये प्रेसिडेंसीज बनाई गई थी। अब मैं आपको जरा ये शहर दिखा दूं ताकि आपको अंदाजा रहे मैं किस जगह की बात कर रहा हूं। आप देखिएगा, ये बिल्कुल उसी समय की बात कर रहा हूं मैं। यहां आप देख रहे हैं ये क्या है? बॉम्बे प्रेसिडेंसी। ये बॉम्बे प्रेसिडेंसी हो गया। ये आपका मेड्रास प्रेसिडेंसी, ठीक है जी, ये। और ये है बंगाल प्रेसिडेंसी, देख रहे हैं आप। तो ये जो इलाके इस तरीके से बांटे गए थे, 1 2 3, खासतौर पे ये था सूरत के लिए, फिर बाद में बॉम्बे पोर्ट बना क्योंकि सूरत बहुत बिजी हो गया था। ये जो था आपका मद्रास प्रेसिडेंसी, मद्रास यहां पर है। कलकत्ता तो खैर कलकत्ता ही है। तो ये तीनों प्रेसिडेंसी इस कारण से बनी, और इस कारण से ये जो पोर्ट शहर है, बंदरगाह वाले शहर बहुत बहुत फेमस हुए। आप देखिएगा यहां पर दिख रहा है आपको मछलीपट्टनम, ठीक है जी, ये मछलीपट्टनम है यहां पे। ओके, तो जैसे मैंने बताया कि अगर कोई शहर है और वहां पर कोई चीज बनती है, तो जब उस शहर में कोई आएगा नहीं, जाएगा नहीं, तो उसकी मांग घट जाएगी क्योंकि लोग वहां से चले जाएंगे। दूसरा यह है कि जो बहुत व्यापारिक शहर थे, ऐसे जहां बहुत ज्यादा व्यापार होता था, या ये कहें जब बंदरगाह थे, जैसे मैंने आपको अभी अभी मछलीपट्टनम का एग्जाम्पल लिया, ये जो सारे शहर हैं उनकी वो वाली स्थिति नहीं रही। एक और चीज हुई, क्या हुआ कि यहाँ के जो राजा है उनको अंग्रेजों ने, अगर मैं ब्रिटिशर्स कहूँ, इन्होंने हरा दिया। अब जब इनको हरा दिया तो फिर ये क्षेत्र जो है वो अंग्रेजों के कब्जे में आ गया। अब अंग्रेजों की सत्ता का केंद्र तो ये नहीं रहेगा। उन्होंने जो सत्ता के केंद्र बनाए हैं वही सत्ता के केंद्र, नए केंद्र बन जाएंगे। तो एक तरीके से क्या कह सकते हैं आप कि जो पुराने शहर है वो खत्म होने लगे, और इसी प्रक्रिया को कहते हैं विशहरीकरण। क्या कहते हैं? विशहरीकरण। ध्यान रहेगा, विशहरीकरण ये होता है। तो शहरीकरण क्या होता है? जिसमें बहुत सारे, जैसे यहां से लोग जा रहे हैं, पलायन कर रहे हैं, लोग यहां खत्म हो रहे हैं, बंजर बना रहे हैं इसको, या ये कहें कि बिल्कुल डेजर्ट बना रहे हैं। यहाँ पर जो काम होता था पहले वैसा नहीं रहा। लेकिन अगर कई ऐसी जगह है जहाँ पर लोग आने लगे, बहुत ज़्यादा तादाद में आने लगे, तो इसको हम कह रहे हैं शहरीकरण। मतलब जो ये अपनी महत्वपूर्ण जो वैल्यू है उसको ख़त्म होते देखता है शहर, उसे विशहरीकरण करते हैं। और जब इसकी कोई भी शहर की वैल्यू बढ़ने लगती है, चाहे वो इंडस्ट्री हो, चाहे वहाँ जैसे दिल्ली की भी बात होगी, आपको समझ में आएगा किस तरीके से उसका शहरीकरण, अन्य कारण थे उसके। तो अगर मैं बात करूँ मछलीपट्टनम, अगर मैं बात करूँ सूरत, और फिर उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट शहर था श्रीरंगपट्टनम। ठीक है, ये जो श्रीरंगपट्टनम, ग भी डाल दो इसमें, ये टीपू सुल्तान साहब का था, याद है आपको। तो अगर मैं कहूं कि मछलीपट्टनम, सूरत और श्रीरंगपट्टनम, देखिए मछलीपट्टनम तो आपको यहां दिखाया मैंने, सूरत यहाँ। अब आप कहोगे सीरत की बात कर रहे थे आप, क्योंकि सूरत जो था ना, आगे चल के मुंबई जो है वो बड़ा पोर्ट बनने लगा, इसलिए सूरत की वैल्यू खत्म होने लगी। पहले सूरत के हिसाब से बनाया था उन्होंने। और उसके बाद जो श्रीरंगपट्टनम है वो आपको जरूर दिखा दूं, क्योंकि इसीलिए टीपू सुल्तान से लड़ाई होती है। मैसूर देख रहे हैं आप, ये यहाँ है सेरिंगपट्टम यहाँ पर है। तो ये और ये तीन मैं आपको जो जगह दिखा रहा हूँ, ये इनकी एक तरीके से कह लीजिए कि 19वीं शताब्दी में, 19th सेंचुरी में, ये तीनों शहरों में बहुत ज़्यादा विशहरीकरण हुआ, राइट। अगर मैं आपको आंकड़े के हिसाब से बताऊं तो 20वीं शताब्दी में तो केवल 11% ही लोग पूरे हिंदुस्तान में शहरों में रहते थे। केवल शुरुआत में, केवल ओनली 11%, 100 में से 11 आदमी केवल शहरों में रहते थे। ठीक है, यहां पर एक बड़ा अच्छा चित्र दिखाया गया है, वे बंबई का चित्र दिखाया गया है। यहां पर जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया कि बॉम्बे को अपना मुख्य बंदरगाह बना लिया, यानी अपना पोर्ट बना लिया, तो फिर ये शहर अपने आप बसने लगा, ये शहर अपने आप इसमें भीड़ आने लगी। और आज आप देखते हैं कि एक छोटा सा शहर है, 2 करोड़ से ज़्यादा आबादी हो गई है, 3 करोड़ से ज़्यादा आबादी है। तो कहने का मतलब ये है, मतलब उसके अगर आसपास के इलाके ले लिए जाएं, जैसे दिल्ली की भी यही बात है, छोटा शहर है लेकिन इतनी
आगे के एनसीआर की पॉपुलेशन हो गई कि वो बहुत ऐसे कई स्टेट्स हैं जिनसे ज़्यादा पॉपुलेशन आज उनकी, राइट। तो अब हम ये जो बात कर रहे हैं यहां पर लाते हैं अपने दिल्ली को, क्योंकि हम बात कर रहे हैं दिल्ली की। देखिए दिल्ली में क्या हुआ, जो 19वीं शताब्दी की अगर मैं बात करूं 1800 से आगे, ठीक है, 1800-1900 की बात हो रही है। ये एक छोटा सा धूल भरा एक कस्बा जो होता है ना, जैसे कोई टाउन आप देखें, उस तरीके से बन के रह गया था। लेकिन इसके पहले क्या क्या हुआ था वो भी हम जानेंगे, क्यों ये धूल भरा एक कस्बा बन के रह गया था। और फिर 1912 में जब ब्रिटिश सरकार ने ये ऐलान किया, ये डेट बहुत, ये ईयर आपको याद रखना है, 1912 में जब ये ऐलान किया गया कि कलकत्ता से, ये जो कलकत्ता है, पहले ब्रिटिशर्स की राजधानी ये कलकत्ता ही थी, कलकत्ता भी दिखाऊंगा मैं आपको। अब देखिए ये जो बंगाल में आप ये कलकत्ता देख रहे हैं ना, पहले इसका कालीकता, अब कोलकाता नाम हो गया है। ये जो शहर था, ये बहुत सारे कारणों के कारण इस शहर को इन्होंने अपनी राजधानी बनाया था। लेकिन फाइनली दिल्ली के सेंटर पॉइंट और इसकी महत्ता देखते देखते इसको बनाया अपना राजधानी 1912 में। फिर इसमें दिल्ली में आ गई दोबारा जान। ओके, तो दिल्ली की कहानी यहां से शुरू होती है। अगर आप देखें, मैं आपको इसको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें और बताऊंगा, क्योंकि सारी कहानी दिल्ली की चल रही है दोस्त। अब आप देखें, दिल्ली ऐसा नहीं है कि ये किसी एक की राजधानी बना, सालों साल तक, बल्कि ये कहें कि 1000 साल तक दिल्ली कई सारे राजघरानों की, कई शासकों की राजधानी रही और नहीं भी रही। कहने का मतलब जैसे इस समय तक रही, फिर बीच में गैप आ गया, फिर रही, फिर गैप आ गया। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप मुगल में जाए तो अकबर ने सारी चीजें आगरा और फतेहपुर सीकरी के आगे वहां पर चलाने की कोशिश की थी। तो उसने अपनी राजधानी जो बनाना चाहा, किसको बनाना चाहा? आगरा को। फिर उसके बाद शाहजहां आए, शाहजहां ने क्या किया? शाहजहानाबाद बसाया, मतलब वो दोबारा दिल्ली चले गए। तो इस तरीके से ये बनती भी रही और कभी कभी नहीं भी बनी, छोटे छोटे अंतराल आते रहे। अगर आप देखें, अगर यमुना नदी को देखें, ध्यान रखिएगा, यमुना नदी का जो किनारा है उसका बायां किनारा देखिए, ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ये होता है हमारा दायां और ये होता है बायां। तो इसका जो बायां किनारा है, इसमें आप देखिए मात्र 60 वर्ग किलोमीटर, ज्यादा नहीं है, 60 वर्ग किलोमीटर मतलब होता है 60 बाय 60, केवल इतना ही इलाका है, 60 किलोमीटर बाय 60 किलोमीटर, इतना ही इलाका है। मतलब 60 वर्ग किलोमीटर, 60 वर्ग मील, सॉरी मील मान लीजिए इसको, मील वैसे भी किलोमीटर से बड़ा होता है, मील, ये मील है, माइल, हाँ, 60 वर्ग माइल, ये छोटा सा जो इलाका है, ये कम से कम 14 राजधानियां बसाई गई अलग अलग समय पर। अब आप देखें कि कितना इंपॉर्टेंट था, क्योंकि राजधानियां लोग बसाते ही थे समुद्र या पानी के आसपास, तो यहां पर तो नदी थी, तो इस कारण से ये बनी है। अब ये जो शहर मैं आपको दिखाऊंगा, खैर इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट इसमें जानने की बात है कि जो सबसे, बहुत सारी राजधानियां बनी, लेकिन सबसे शानदार जो राजधानी बनी वो थी शाहजहानाबाद। किसने बनाई? देखिए इसमें नाम ही आ रहा है, शाहजहां, यहां आ गया शाहजहानाबाद। तो जो शाहजहां ने बनाया था उसे हम कहते हैं शाहजहानाबाद। ओके, तो इसकी शुरुआत जो थी बनाने की, वो शुरुआत हुई थी 1639 में, मतलब मैं 17वीं शताब्दी की बात कर रहा हूं। और इसमें हुआ क्या था कि इन्होंने ये देखिएगा, ये पूरा किला है, किला तो नहीं कहेंगे इसको, पूरे दीवार कहेंगे, इसमें किला भी है, दिखाऊंगा आपको। ये सारा का सारा जो है वॉल्ड सिटी कहते हैं इसको, ठीक। ये पूरी सिटी के अंदर एक किला है, मतलब पूरा अगर सिटी ये ले ले ऐसे करके, तो एक किला है यहां पे, ओके, और साथ में महल है, पैलेस जिसे कहते हैं, और उसके अलावा साथ में शहर, मतलब अंदर ही अंदर शहर भी है, ठीक। अब जो लाल पत्थर से एक यहां पर रेड फोर्ट है, जिसको हम रेड फोर्ट, लाल किला भी कहते हैं, ये लाल पत्थर से बना है, इसलिए इसको लाल पत्थर लाल या रेड फोर्ट कहते हैं, लाल किला कहते हैं इसको। और इसके अंदर एक किला तो है ही, उसके अलावा एक महल भी है, किंग पैलेस भी है, ठीक। और ये पूरा जो मैंने बाउंड्री बताई ना, उसमें 14 ऐसे 1 2 ऐसे करके गिनते चले जाएं तो इन्होंने बनाए थे 14 दरवाजे थे, ठीक। और अभी आपको मैं चांदनी चौक का अंदाजे से बताऊंगा। जो चांदनी चौक है, एक रोड है
जो आज भी विद्यमान है। ऐसी जो फैज बाजार है, ये चांदनी चौक, अगर आप दिल्ली जाते हैं तो चांदनी चौक नाम का एक स्टेशन भी आता है मेट्रो में। तो चांदनी चौक और जो फैज बाजार है उसकी इतनी चौड़ी सड़कें थी, इतनी चौड़ी सड़कें थी कि जो इनकी शाही यात्राएं निकलती थी वो आराम से निकल जाती थी। और चांदनी चौक जो है उसके बीचों बीच एक नहर थी, बीचों बीच एक नहर थी। तो अगर आपको मैं ऐसे दिखाऊं, देखिएगा, ये पूरा का पूरा जो है वो 19वीं सदी की बात कर रहा हूं। इसमें जो शाहजहानाबाद है उसका चित्रण है ये। और अगर आप देखें तो यहां पर ये जो देख रहे हैं आप बाईं ओर पे, आप क्या देख रहे हैं, ये देखिए, ये आपका हो गया यमुना, उसकी यमुना के हिसाब से बाईं ओर, यमुना के हिसाब से बाईं ओर आपको एक बना है, पूरा शाहजहानाबाद बसाया गया था। उसके अलावा जो बाईं ओर है इसमें आप लाल किला देख पा रहे हैं, ठीक है। और बीचों बीच जो है, ये जो आप बीचों बीच जो इलाका देख रहे हैं ये वाला, ठीक, ये आपको बीचों बीच जो रोड देख रहे हैं ये है चांदनी चौक का मुख्य रास्ता है। और ये जो यमुना नदी है ये से बिल्कुल किले से सट के बह रही है, बिल्कुल सट के बह रही है यहाँ पे, ये इलाके पे। लेकिन अब इसका रास्ता बदल गया है। और जहाँ ये नाव जा रही है ना, इस जगह पे, इस जगह को कहते हैं दरियागंज। दरिया मतलब होता है नदी, गंज मतलब होता है बाजार। तो दरियागंज, अगर आप दिल्ली वाले हो तो आप जानते हैं कि मैं क्या कह रहा हूँ। ओके, तो यहाँ तक की बात होगी आपकी शाहजहानाबाद की। अगर रेड फोर्ट है और उसके अंदर जो उनका पैलेस है वो आज भी आप देख सकते हैं, चांदनी चौक आज भी आप देख सकते हैं। फिर हम एक और बात करेंगे, वो है आपकी जामा मस्जिद की, वो यहाँ पर आप देख रहे हैं, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और ये है कि सबसे बड़ी बात ये है कि जो ये इन्होंने इलाका बनाया था ना, इसमें जामा मस्जिद बनाई थी, मतलब एक ऐसी मस्जिद जो सबसे बड़ी, विशाल और भव्य मस्जिद थी उस जमाने की, सबसे बड़ी, सबसे विशाल, पूरे शहर में इससे ऊंची कोई और इमारत नहीं थी। मतलब अगर शहर कुछ इस तरीके से है तो ये सबसे ऊंची इमारत थी, इससे ऊंची इमारत कोई नहीं थी, सब इससे छोटी होंगी। पहली चीज ये क्लियर हो गई। अच्छा, इस समय ना जब शाहजहां का समय चल रहा था तो दिल्ली इस समय बड़ा सूफी वालों का केंद्र था। मतलब यहाँ पर जो सूफी संस्कृति है ये बहुत फल फूल रही थी, तो इस अहम केंद्र था, सेंटर पॉइंट था। इसी कारण से क्या हुआ, यहाँ पर आपको कई दरगाह मिल जाती हैं, सूफी श्राइन जिसे कहते हैं। ऐसी आपको खानकाह मिल जाती हैं, बताता हूँ मैं आपको क्या होती है। इस तरीके से आपको ईदगाह मिल जाती है, देखिएगा आप, ये भी ईदगाह ही है एक तरीके से, ठीक। और जो बड़े बड़े जो चौराहे हैं, यहाँ चौराहा क्या होता है, ऐसे इंटरसेक्शन जिसे कहते हैं, तो बड़े बड़े चौराहे हो गए। गलियां भी ऐसे टेढ़ी मेढ़ी, बहुत सारी यहाँ गलियां हैं, देखिए इधर इधर टेढ़ी मेढ़ी गलियां हैं। तो ये जो टेढ़ी मेढ़ी गलियां हैं, और खामोश कुल-दे-सैक, ये जो कुल-दे-सैक है वो क्या होता है, मैं इधर से दिखाना चाहूँगा। कुल-दे-सैक का मतलब ये होता है कि जैसे ये रोड है, ये रोड तो सीधी चल रही है, लेकिन अगर ये रोड आके डेड एंड हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, तो ये ऐसे घुमावदार होती है, कार आके ऐसे देखिए घूम के जा रही है। कभी कभी इसके बीच में फाउंटेन बना देते हैं या छोटा सा एक पेड़ वेड़ उगा देते हैं। तो यहाँ से ये इसको कुल-दे-सैक कहते हैं, खल-दे-सैक, ठीक है। तो ये यहाँ पर कुल-दे-सैक थी, और जलधाराएं, बहुत सारा पानी यहाँ पर आप देख पाएंगे। तो पहली चीज़ मैं आपको बताऊँ कि दरगाह क्या होती है। दरगाह ये होती है कि जहाँ पर सूफी संत, जैसे आप देखिए कि मोइनुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है, निज़ामुद्दीन औलिया साहब की दरगाह है दिल्ली में, जो मैंने अभी पहले बताया, वो है आपकी यहाँ अजमेर में, ठीक है। तो जब वो बड़े बड़े लोग, जब उनका देहांत हो जाता है तो उनकी जो कब्र होती है उस पर दरगाह बन जाती है। खानकाह क्या होती है, खानकाह ये होती है जैसे जहाँ पर लोग आते हैं, लोग रहते हैं, लोग अपनी बात करते हैं, आध्यात्मिक मामलों के बारे में बात करते हैं। यहाँ जो संत लोग होते हैं उनसे लोग अपना आशीर्वाद लेते हैं। यहाँ नृत्य के कार्यक्रम चलते हैं या संगीत के कार्यक्रम चलते हैं, तो उसे हम खानकाह कहते हैं। ईदगाह ये होता है, जो ईदगाह इस तरीके से होता है, ये दीवार हो गई, ये बिल्कुल प्लेन जमीन होगी। तो यहाँ पर लोग सफ़े बांध के ऐसे नमाज पढ़ते हैं। यहाँ पर मौज़न साहब होंगे, यहाँ नमाज पढ़ेंगे। कहने का मतलब ये है कि ईद के समय जिस जगह पे, बड़ी जगह पे नमाज पढ़ी जाती है, क्योंकि ईद के दिन बहुत सारे लोग नमाज पढ़ने आते हैं, इसको ईदगाह कहते हैं। इसलिए ईद के लिए होती है ईद, जैसे ईद उल ज़ुहा हो गया, ईद उल फित्र हो गया, उस समय। कुल-दे-सैक तो मैंने आपको बता ही दिया, डेड एंड कहते हैं इसको। तो आप फिर से मैं आपको दिखा दूं जो जो मैंने बताया। ये जो पूरा शहर आप देख रहे हैं ये इसी तरीके से बना था। ये जो आप गेट्स देख रहे हैं, यहाँ पे 14 गेट्स थे। ये हो गया आपका, इसी में आपका महल भी हो गया, और इसी में आपका ये फोर्ट भी हो गया। ये आपका बाकायदा इंतज़ाम, और ये आप जो देख रहे हैं ये मैं जामा मस्जिद के बारे में बात कर रहा हूँ।
मीर तकी मीर ने एक अच्छी बात कही थी। मीर तकी मीर, इन्होंने क्या कहा था कि वे दिल्ली की जो सड़कें हैं वो सड़कें नहीं है, वो ऐसा लग रहा है कोई चित्रकार ने एल्बम बना दी हो। एल्बम मतलब एक किताब बना दी हो और आप उसे खोल के पन्नों में देख रहे हैं, ऐसा कि बहुत बेहतरीन काम किया है। ये किसका कहना था? मीर तकी मीर ने कहा। ये मतलब उस समय इतना अच्छा था। लेकिन फिर भी जितनी भी इसकी बात कर ली, ये मैं आपको बता रहा था, ये जरूर बताना जरूरी है क्योंकि ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आ सकते हैं इससे। ये दिल्ली में जो जामा मस्जिद है उसका ये पूर्वी दरवाजा है आपका, ठीक है। आप देखेंगे इसमें मीनारे भी हैं और इसमें गुंबद भी है, मीनारे गुंबद दोनों हैं। तो ये मीनारों और गुंबद वाली ये भारत की पहली मस्जिद है। पहली मस्जिद है कौन सी? जामा मस्जिद। और यहां जो आप चित्र देख रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि निजामुद्दीन स्टेशन है एक न्यू दिल्ली का, वहां पर जैसे ही आप जाएंगे तो निजामुद्दीन औलिया की दरगाह मिलेगी आपको। उसी के पास बहुत सारी बावड़ी वगैरह भी है, बड़ी फेमस दरगाह है, बहुत सारे लोग जाते हैं यहाँ पर और बड़ा अच्छा फील होता है। तो ये निजामुद्दीन औलिया साहब की दरगाह है। अच्छा, इसके अलावा मैं आपको ये बता रहा था कि चलिए सब कुछ तो ठीक है, लेकिन ये आदर्श शहर, अच्छा शहर फिर भी नहीं था। आदर्श शहर की श्रेणी में इसको नहीं डाल सकते। क्यों? क्योंकि जो मैं ऐशो आराम की बात कर रहा हूं, ऐशो आराम केवल कुछ ही लोगों को प्राप्त था, कुछ अमीर धनी लोगों को। और जो अमीर और गरीब में ये जो फासला था ना, ये क्लियर दिखता था, बहुत ही क्लियर दिखता था। मतलब बड़ी बड़ी हवेलियां थी ऐसे ऐसे करके, और उन हवेलियों के बीच में, यहाँ पर ये हवेलियां हो गई, इनके बीच में छोटे 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 जैसे आप कहें बहुत सारे कच्चे मकान आपको दिख जाएंगे, ठीक। और जो शायरी का अंदाज था वहाँ पर, नृत्य संगीत होता था, वो सब भी केवल मर्द और ख़ास तौर पे जो अमीर पैसे वाले मर्द होते थे, केवल यही मज़े कर पाते थे इसमें। और जो त्यौहार होते थे या कोई धार्मिक जुलूस हो रहा है या कोई जुलूस हो रहा है, तो उसमें हमेशा कुछ ना कुछ लड़ाई झगड़ा होता ही रहता था। ये सब चीज़ें उस समय के दिल्ली के बारे में बता रहा हूँ मैं आपको। फिर से आपको मैं ये दिखा रहा हूँ, क्या है ये बताइए? ये आपका लाल किला है, रेड फोर्ट। यहीं से, इसी की प्राचीर से हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो 15 अगस्त को पूरे देश को संबोधित करते हैं और बड़े बड़े ऐलान करते हैं, राइट। नई दिल्ली का निर्माण। अब 1803 की बात मैं कर रहा हूं। यहां पर क्या हुआ, जो ब्रिटिशर्स हैं इन्होंने मराठाओं को हराया और उसके बाद दिल्ली पे कब्जा किया या नियंत्रण कर लिया। अब यह ध्यान रखिएगा कि अभी भी जो ब्रिटिशर्स हैं उनकी राजधानी या कैपिटल कलकत्ता ही थी। काफी बाद में ये दिल्ली बनेगी, अभी बताऊंगा कब बनेगी। तो हुआ ये कि जो दिल्ली का लाल किला है उसमें मुगल बादशाह उनको रहने की इजाजत मिल रखी थी कि भाई आप रहिए, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। अब आप देखिए कि जो हमको आज न्यू दिल्ली दिखाई देता है ये कब बना है। इसकी शुरुआत ही 1803 की बात मैं कर रहा हूं, इसकी शुरुआत ही केवल 1911 में हुई है। और तब हुआ जब दिल्ली यहां ब्रिटिश भारत की राजधानी कलकत्ता के द्वारा या कलकत्ता को हटा के बनाई गई। अब दिल्ली जब बनी तब इसका असली निर्माण हुआ। तो दिल्ली का एक बहुत बड़ा इतिहास है, बहुत बड़ा एक पास्ट है। होता यह था कि मैं आपको मद्रास, मुंबई या कलकत्ता के बारे में बताऊं। यह मद्रास की एक काली बस्ती है, कालों की बस्ती है। तो होता यह था, चाहे मैं आपको मद्रास के बारे में कहूं या बंबई के बारे में कहूं, ये सारी प्रेसिडेंसी है, ये सारी प्रेसिडेंसीज थी अंग्रेजों की। चाहे आप कलकत्ता की बात करें, तो ये जो सारी की सारी है, यहां पर अंग्रेज अलग और इंडियंस अलग, ब्रिटिशर्स अलग रहते थे और बाकी भारतीय अलग रहते थे, उनकी बस्तियां अलग होती थी। तो दिल्ली कुछ जो एक्चुअल जो कॉलोनियल आप कहें कि शहर थे, कॉलोनियल आप सिटी कह लें, उनकी तरह नहीं था। 1857 के पहले ऐसा नहीं था, वो अलग था। और क्या अलग था? क्योंकि बाकी जगह तो काले गोरे अलग अलग रहते थे। मैं अगर 19वीं सदी के पूर्वार्ध की बात करूं, यानी शुरुआत की बात करूं 1850 के पहले, तो जो दिल्ली है उसमें, दिल्ली शहर में जो बड़े बड़े हिंदुस्तानी थे, यानी अमीर हिंदुस्तानी भी तो होंगे, इसको हम अमीर हिंदुस्तानी कह देते हैं। अमीर हिंदुस्तानियों के साथ ही यहां पर जैसे वो रह रहे हैं, तो वहीं पे अंग्रेज रहा करते थे। मतलब वो जो गरीब थे उनके साथ नहीं रहते थे, अमीरों के साथ रहते थे।
लेकिन साथ में उनके साथ एक तरीके से रच बस गए थे। जैसे जो उर्दू चलती थी वहां पर या फारसी चलती थी, उस संस्कृति में बड़ा मजा लेते थे, शायरी का मजा लेते थे। और जो भी त्योहार होते थे, चाहे ईद हो, बकरी ईद हो, दिवाली हो, होली हो, उसमें बड़ी हिस्सेदारी थी इन ब्रिटिशर्स की, अंग्रेजों की। इन्होंने क्या किया, एक और चीज हुई यहां, 1824 में दिल्ली कॉलेज की स्थापना हुई। अब शुरुआत इसकी हुई थी एक दिल्ली कॉलेज, शुरुआत हुई थी एक मदरसे के रूप में, मदरसे जहां पर जो इस्लामिक स्टडीज होती है वहां पर। ओके, अब यही जो जगह है, जब ये दिल्ली कॉलेज बना, तो यहां पर आप चाहे साइंस की बात करें, विज्ञान की, या मानव शास्त्र की बात करें, ह्यूमन साइंस, तो विज्ञान और ह्यूमन साइंस यहां से नई चीज की शुरुआत हुई, यानी कि ज्ञान की शुरुआत हुई। और मुख्य रूप से जो काम होता था वो उर्दू में ही होता था उस जमाने में। 1824 की बात बता रहा हूं मैं। तो हुआ ये कि कई लोग ऐसे थे जो 1830 और 1857 का जो दिल्ली का समय था, उसको कहते हैं पुनर्जागरण। क्या कहते हैं? पुनर्जागरण। पुनर्जागरण मतलब ये होता है रेनेसा, दिल्ली रेनेसा, दिल्ली रेनेसा। अब ये रेनेसा का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है, अगर आप कला और ज्ञान, मतलब संस्कृति और नॉलेज, इसका प्रचार प्रसार हो, या ये इसकी गतिविधियां बड़ी तेज हो जाएं इस जमाने में, जिस भी जमाने की बात हो रही है, तो उसे रेनेसां कहते हैं या पुनर्जागरण कहते हैं। लेकिन हुआ ये कि 1857 के बाद साहब सब बदल गया। 1857 के बाद सब बदल गया। कैसे बदल गया? मैं आपको जो दिल्ली कॉलेज दिखा रहा था वो ये है, जो भी मैंने बात की ना, वो ये है, ठीक है। अब 1857 के बाद क्यों बदल गया? कि पहली चीज तो ये है कि सारे के सारे जो विद्रोही थे वो गए थे बहादुर शाह जफर के पास। ये बहादुर शाह जफर है, इनको कहा था देखिए ऐसा है कि हमारे आप नेता बन जाइए। इनको मजबूर किया एक्चुअली, क्योंकि ये खुद 80-85 साल के हुआ करते थे। इन्होंने खैर मान लिया, और 4 महीने तक दिल्ली किसके नियंत्रण में रही? इन्हीं विद्रोहियों के कंट्रोल में रही। लेकिन जैसे ही अंग्रेजों ने दोबारा दिल्ली पाई, इन्होंने क्या किया, कहा कि अब तो हम बदला लेंगे और जबरदस्त लूटपाट करेंगे। क्योंकि अब 1857 में जो हो गया था, इससे बड़ा गुस्सा था इनके अंदर। तो गालिब ने एक बड़ी अच्छी बात कही है। उन्होंने ये कहा है कि जब ये गुस्साए हुए शेर, अंग्रेजों की बात कर रहे हैं, जब ये शहर में आए, तो इन्होंने बेसहारा, जो बेचारे, क्योंकि सारे लोग तो शामिल नहीं होंगे विद्रोह में, कुछ लोग होंगे, लेकिन इन्होंने औरत, मर्द, आम, खास, जितने भी लोग हैं उन सबको मारा, काटा। और कई बेचारे लोग हैं जिन्होंने मकबरों में जाके, यानी जो दरगाह होती है, मकबरे होते हैं, वहां पर जाके अपनी पनाह ली। और उसके बाद क्या हुआ? अंग्रेजों ने क्या किया, इन बहादुर शाह जफर को भेज दिया रंगून। कहां भेज दिया? जो बर्मा आज है, म्यांमार जिसे कहते हैं, वहां पर रंगून, उस जेल में इनको भेज दिया गया, है ना। और 4 साल बाद इनकी मृत्यु भी हो गई। और उसके बाद महल इनके सारे गिरा दिए, सारे महल गिरा दिए, सारे बागों को बंद कर दिया गया, यानी जितने भी इनके गार्डन्स बनाए गए थे। और अब जो इनकी जगह थी, जो भी इनकी जगह थी, उनको इन्होंने सैनिक बैरक बना दिया, मतलब सैनिक छावनी के रूप में तब्दील कर दिया। राइट? अंग्रेज ये चाहते थे कि भाई दिल्ली की जो भी कहानी है, जो भी कहानी मुगल डायनेस्टी से या मुगलों से रिलेटेड है, उसको खत्म कर दिया जाए, बिल्कुल नेस्तो नाबूद कर दिया जाए। सबसे पहली चीज उन्होंने क्या किया, जो किला है ना, उसके आसपास का सारा इलाका क्लियर कर दीजिए। आप देखिए, ये आप सेम किला देख रहे हैं, ये सेम आपको इलाका दिख रहा है। इसके पीछे देखिए कितनी गहरी बस्ती है, बहुत अच्छे से दिखाइएगा यहां पर कितनी गहरी बस्ती है। लेकिन इन्होंने सब सफा चट कर दिया, सब क्लीन कर दिया, है ना। पहली चीज तो इन्होंने इलाका साफ कर दिया। जितने भी यहां पर बाग हुआ करते थे, मस्जिदें हुआ करती थी, मैदान हुआ करते थे, सब प्लेन कर दिए। पर एक चीज है, इन्होंने मंदिरों को नहीं तोड़ा, क्योंकि इनका गुस्सा जो था, क्योंकि मुसलमानों ने बड़ा बढ़ चढ़ के 1857 के विद्रोह में भाग लिया था, और उनका नेता भी जो था वो बहादुर शाह जफर था। तो मंदिरों को तो इन्होंने नहीं तोड़ा। ओके, मस्जिदों को इन्होंने या तो तोड़ दिया या फिर किसी और काम में इस्तेमाल कर लिया। अब आप देखिए, ये एक मस्जिद है जिसको कहते हैं जीनत अल मस्जिद। तो जीनत अल मस्जिद जो है, प्रसिद्ध बहुत इंपॉर्टेंट मस्जिद हुआ करती थी, इसको इन्होंने बना दिया बेकरी। बेकरी क्या होती है? जहां पर बिस्किट, ब्रेड, ये सब मिलता है, वो बना दिया इन्होंने। एक और चीज इन्होंने की, जो जामा मस्जिद है, जिसके बारे में हमने काफी बात की, इसमें तो इन्होंने 5 साल तक नमाज ही होने नहीं दी, यानी कि जो पूजा अर्चना होती थी वो भी नहीं होने दिया।
एक तरीके से कहें कि शहर का 1/3 हिस्सा इन्होंने बिल्कुल खत्म कर दिया, ये ढा दिया, बिल्कुल सफा चट कर दिया। और जो नहरें थी जिससे पानी की व्यवस्था थी उनको इन्होंने समतल बना दिया, बिल्कुल कहते हैं कि खत्म कर दिया। अच्छा, एक और चीज इनको करनी थी रेलवे की स्थापना। तब रेलवे की स्थापना कैसे की जाएगी? ये जो 4 दीवारी है, ये जो दीवार देख रहे हैं ना आप, ये पूरी एक दीवार है, मतलब एक दीवार में बसा हुआ था ये शाहजहानाबाद, जो आज की पुरानी दिल्ली है। तो रेलवे की स्थापना के लिए इन्होंने क्या किया कि जो 4 दीवारी है उसको बाहर करना था। तो 1870 की मैं बात बता रहा हूं आपको। जो शाहजहानाबाद है यानी पुरानी दिल्ली की मैं जो बात करता हूं, उसका जो पश्चिमी दीवार है उसको इन्होंने तोड़ दिया, मतलब दीवारों को बेसिकली तोड़ दिया। जो एक वॉल्ड सिटी थी उसको तोड़ दिया। और अंग्रेज खुद कहां जाके रहने लगे? वो था सिविल लाइंस। अब आप ये देखिएगा, ये मैं जो आपको दिखा रहा हूं, ये एक ऐसा घर है जो सिविल लाइंस में है। आज क्या सिचुएशन है, तो ये ऐसे घरों में ये रहने लगे थे, सिविल लाइंस। आज भी अगर दिल्ली वाले लोग सुन रहे हैं तो सिविल लाइंस वो जानते हैं। वो भारतीयों के साथ तो कतई नहीं रहते थे, ना रहना चाहते थे। और मैंने जो आपको बताया था दिल्ली कॉलेज, उसको एक स्कूल बना दिया गया और 1877 में उसको बंद कर दिया गया। फिर से दिखा देता हूं आपको, ये है दिल्ली कॉलेज, ठीक है जी। इसको एक तो उन्होंने पहले स्कूल बनाया और फिर उसके बाद इसको बंद कर दिया, दिल्ली कॉलेज को। अब आप देखेंगे कि ये जामा मस्जिद से का इलाका आपको दिख रहा है और कैसे इसको बिल्कुल क्लीन कर दिया गया, और यहां पर फिर उन्होंने आगे के जो डेवलपमेंट किए। अब एक नई राजधानी की योजना बनने लगी। क्यों? क्योंकि अब तो नई राजधानी क्या है? दिल्ली। और आपको याद होगा मैंने पहले बताया था कि दिल्ली बहुत बाद में राजधानी बनी है, क्योंकि अंग्रेजों की या कहें ईस्ट इंडिया कंपनी की जो राजधानी थी वो कलकत्ता थी। कोलिकाता, आज का कोलकाता, और बीच का कैलकटा, राइट। मैं आपको जो बताना चाहता हूं वो ये है कि 1857 की बगावत हुई। उसके बाद इनको ये पता चल गया था कि भाई अब बगावत जो हुई किसके कारण हुई। इनका दिमाग में यही था कि भाई बहादुर शाह जफर ने की है, या कहें मुगल जो सम्राट है, मुगल एम्परर, उसने की है, उसके कहने पे की गई है, या उसने इसका नेतृत्व किया। जब नेतृत्व किया तो इन्होंने जितने भी 1857 के बाद जितने भी आयोजन किए अंग्रेजों ने, वो बड़े आलीशान तरीके से ऐसे बड़े बड़े आयोजन किए, केवल ये दिखाने के लिए, क्योंकि इनको अभी भी पता था, इन्होंने ये बिल्कुल समझ लिया था कि मुगल बादशाह की इज्जत अभी भी है, उसका महत्व अभी भी है, लोग उसको प्यार करते हैं, लोग उसको जानते हैं, लोग उसको समझते हैं, लोग उसको अपना मानते हैं। तो ब्रिटिशर्स अगर आना चाहें तो उनको बड़े बड़े आयोजन करके दिखाना पड़ेगा कि ये मुगल एम्परर जो है वो खत्म हो चुका है, मुगल डायनेस्टी खत्म हो चुकी है। जैसे एग्जांपल देता हूं, 1857 की मैं बात कर रहा हूं आपसे, 1877 की बात कर रहा हूं। ये है वायसराय लिटन। कौन साहब है ये? वायसराय लिटन। तो इन्होंने जो रानी विक्टोरिया है, ये है रानी क्वीन विक्टोरिया। ये जो क्वीन विक्टोरिया है, इनको भारत की जो मल्लिका है, भारत की एम्प्रेस क्वीन, ये घोषित कर दिया। तो इसके लिए इन्होंने एक बहुत बड़ा एक आलीशान दरबार मतलब एक आयोजन किया, बहुत बड़ा आयोजन किया। ध्यान रखिए 1877 की बात हो रही है, अभी भी दिल्ली राजधानी नहीं है। क्या राजधानी है? कलकत्ता है। लेकिन इसके मायने थे, इसको दिखाने के मायने ये थे कि भाई लोगों को बताया जाए कि मुगल बादशाहियत खत्म हो चुकी है, राइट। अब आपको और थोड़ा आगे ले जाता हूं, 1911 की बात कर रहा हूं। यहां पर चीजें हुई हैं। ये जो जॉर्ज 5 है, आप देखेंगे जॉर्ज 5 है, इनको जब इंग्लैंड का राजा बनाया गया तो इस जमाने में भी दिल्ली में बहुत जबरदस्त, दिल्ली में एक बहुत बड़ा आयोजन किया गया, दरबार लगाया गया। 1911 के इसी दरबार में दिल्ली को राजधानी डिक्लेयर किया गया, यानी कलकत्ता से अब दिल्ली राजधानी बनी। कब? ये आपको डेट याद रखनी है, बिल्कुल 1911 में, ध्यान रहेगा। तो आज का जो शहर है वो कहां है? वो एक पहाड़ी पर है। न्यू दिल्ली जो है वो एक पहाड़ी पर है जिसको कहते हैं रायसीना हिल। क्या कहते हैं? रायसीना हिल, रायसीना पहाड़ी कहते हैं। और ये ज्यादा नहीं है, ये बस 10 वर्ग माइल पे है, ये जो आज का मैं बता रहा हूं, मतलब 10/10 मील, 10 मील बाय 10 मील, इसमें ही है ये। तो नई दिल्ली का निर्माण यहां किया गया था। और किसने किया था? पहले तो आपको दिखा दूं कि नई दिल्ली किस तरीके से बनाई गई। ये आप नई दिल्ली देख रहे हैं, यहां पर आप पार्लियामेंट देख रहे हैं, और आपको क्या क्या चीजें दिखाई दे रही है मुझे बताइएगा, क्योंकि यहां पर आपको राष्ट्रपति का भी एरिया दिखाई दे रहा है। ये जो साहब है, इसमें एक साहब है बेकर, और एक साहब है बेकर, और एक साहब है लुटियंस। सुनिए, इसलिए इसको लुटियन जोन कहा जाता है। पहले बता दूं, ये 2 साहब लोग हैं,
ये है लुटियंस और ये है हर्बर्ट बेकर। क्या नाम है? हर्बर्ट बेकर। ये है लुटियंस। दो लोग हैं ये जो है, इसीलिए इनके नाम पे इसको लुटियन जोन लुटियन क्षेत्र कहा जाता है। तो ये लुटियंस, एडवर्ड लुटियंस और हर्बर्ट बेकर, इनके नाम थोड़े याद रखने पड़ेंगे आपको, ये बहुत ज्यादा बार पूछा जाता है ना। ये दो वास्तुकार थे, यानी आर्किटेक्चर पे काम करते थे। इनको जिम्मा सौंपा गया कि आपको नई दिल्ली बसानी है, बनानी है, और जो भी इसकी इमारतें हैं उनको बनाना है। उनके लिए बनाना क्या है, मतलब उसके लिए स्कीम तैयार करनी। जितने भी सरकारी आपके आवास होंगे या सरकारी तंत्र होगा उसको बनाना है। तो बड़े बड़े इन्होंने एक तो रास्ते बनाए, मैं आपको सब बताऊंगा अभी। उसके बाद जो आज का राष्ट्रपति भवन है, राष्ट्रपति भवन जाने के लिए, ये जैसे राष्ट्रपति भवन है उसमें एक रास्ता है जिसको आज का हम राजपथ कहते हैं। राजपथ में क्या होता है जरा मुझे बताइएगा। कुछ 26 जनवरी को होता है क्या राजपथ में? बताइएगा मुझे। और इसके दोनों साइड में, अभी आपको चित्र से दिखाऊंगा, सचिवालय बनाया गया, यानी कि सेक्रेटरीट बनाया गया। इसका मतलब यह है कि भारत का जो शाही इतिहास है वो चेंज हो गया, कुछ अलग इसके झलके तो आई, लेकिन थोड़ा इन्होंने चेंज किया। और ये जो भी बनाया इन्होंने, इसमें सबसे ज्यादा जो इसमें छाप थी वो थी यूनानी। इसमें जो आर्किटेक्चर है उसमें यूनानी छाप बहुत ज्यादा थी। अगर आप देखें तो जो वायसराय का जो पैलेस है, वायसराय का पैलेस क्या है, जो आज का हमारा राष्ट्रपति भवन है, तो वायसराय का जो पैलेस है उसका जो सेंटर का गुंबद है वो कैसे बनाया गया, वो कहां से लिया गया? वो सांची के बने बौद्ध स्तूप से लिया गया है। मतलब सांची का जो स्तूप है, ये याद रखना आपको, सांची का स्तूप, ये बहुत पूछा जाता है। अगर आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो ये ध्यान रखिएगा। जो हमारा वायसराय पैलेस है, आज का जो हमारा राष्ट्रपति भवन है, उसका जो सेंटर का गुंबद है वो सांची के स्तूप से लिया गया है। और अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको पार्लियामेंट में भी लाल भुरभुरे पत्थर मिलेंगे, और जो जालियां हैं इस तरीके से क्रिस क्रॉस जालियां है ना, ये कहां से आया है? ये लाल पत्थर और ये आया है मुगल से। मुगल का वास्तुशिल्प इन्होंने ले लिया, राइट। और ये बहुत इन्होंने ध्यान रखा, चाहे वो बेकर हो चाहे वो लुटियंस हो, इन्होंने ध्यान रखा कि जामा मस्जिद जो है वो सबसे ऊंची थी। तो जो राष्ट्रपति भवन है, ये वायसराय का जो मेन सेटअप है, वो इतना बड़ा हो कि वो जामा मस्जिद से ऊपर निकल जाए। ठीक है जी। तो ये सब बताने से पहले मैं आपको यहाँ पर एक चित्र दिखाना चाहूंगा जो जानना बहुत जरूरी है। देखिएगा, ये जो जॉर्ज 5 साहब दिख रहे हैं, जॉर्ज 5 है, यूनाइटेड किंगडम, इनका राज्याभिषेक यहां हो रहा है। यह बात है 12 दिसंबर 1911। आपको ये याद रखना है। 1 लाख से ज्यादा राजा, महाराजा, अफसरान, सिपाही यहां पर आए थे। इतने सारे लोग दिख रहे हैं। इनका राज्याभिषेक हुआ था। यहीं पे बताया गया था कि दिल्ली आज से हमारी राजधानी है। यहां पर देखिएगा, जो मैं आपको बताता हूं, देखिए पहाड़ी दिख रही है ना आपको, ये रायसीना हिल है, रायसीना पहाड़ी है, और उसके ऊपर स्थित जो ये आपका वायस रीगल पैलेस है, राष्ट्रपति भवन। आप ये जो गुंबद देख रहे हैं, ये कहां से आया है? सांची के स्तूप से। ये इस तरीके से एडवर्ड लुटियंस और हर्बर्ट बेकर, इन्होंने इसका डिजाइन तैयार किया है। अब मैं आपको ले जाता हूं यहां पर, कहां पर? असली जगह जिसकी बारे में बात की है। खैर, पार्लियामेंट हाउस तो सबको पता है, ये है हमारा राष्ट्रपति भवन। ये जो रास्ता है आपका, ये वाला, ये है जिसको मैं राजपथ बता रहा हूं आपको, किंग्सवे पाथ जो है, ये राजपथ है। और यहीं पे हमारी 26 जनवरी में कुछ होता है, मुझे जरूर बताइएगा। ये आपका नॉर्थ ब्लॉक है, यहाँ एक चर्च ऑफ रिडेम्पशन है, और इधर पार्लियामेंट हाउस है। उसके आसपास देखिएगा क्या है, इस रोड के इधर हैदराबाद हाउस, बीकानेर हाउस, बड़ौदा हाउस, ऐसे आगे बढ़ते चले जाएंगे। यहाँ पर आपका इंडिया गेट है, बहुत सारे लोग इसको देखने आते हैं, बहुत अच्छा सुंदर है और बहुत शानदार बनाया है, मानना पड़ेगा। मतलब चाहे अंग्रेजों से कितनी भी नफरत हो, बनाया तो उन्होंने अच्छा है, बेहतरीन बनाया है। यहाँ पर सेंट्रल सेक्रेटरीट है, यहाँ तक मेट्रो आती है। तो इस तरीके का जो डिजाइन है वो किन्होंने तैयार किया? इन दो साहब लोगों ने, राइट। अब ये कोशिश इनकी रही कि भाई ऐसा है कि जामा मस्जिद से ऊपर हमें बनाना है। तो नई दिल्ली का पूरा निर्माण कितने साल लग गए? ये याद रखना आपको, 20 साल लगे। वो ऐसा एक शहर बनाना चाहते थे जो पुरानी दिल्ली, या कहे जो शाहजहानाबाद बनाया गया था, उससे बिल्कुल अलग हो। क्योंकि पुरानी दिल्ली और शाहजहानाबाद में बहुत भीड़ भाड़ है, एक तो भीड़ भरे मोहल्ले हैं, बहुत छोटी छोटी संकरी पतली पतली गलियां हैं। ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। जो नई दिल्ली है उसमें वो चाहते थे बिल्कुल सीधी सड़क हो, बड़े बड़े मकानात हो, और
ये साफ शहर हो, स्वच्छ शहर हो, बिल्कुल क्लीन हो। एक तो यहाँ पे जो पानी आए, मतलब जो जलापूर्ति है, वाटर सप्लाई बहुत अच्छी होनी चाहिए। जो गंदगी है उसका निकास, जिसे हम वेस्ट मैनेजमेंट कहते हैं, वो बहुत जबरदस्त होना चाहिए। और जो नालियां हैं उनकी व्यवस्था प्रॉपर हो। ठीक है। दूसरी चीज एक और ध्यान दिया गया है कि आप जब जाएंगे नई दिल्ली तो देखेंगे ये बहुत हरा भरा है, हर जगह आपको पेड़ दिख जाएंगे, तो एक हरा भरा इसको बनाया जाए। बड़े बड़े इन्होंने पार्क बनाने की व्यवस्था की। और पार्क इसलिए, पेड़ इसलिए क्योंकि इनको चाहिए थी ताजी हवा। ताजी हवा तो सबको चाहिए, और ताजी हवा यानी कि ऑक्सीजन, बेसिकली ऑक्सीजन चाहिए था। तो इस तरीके की व्यवस्था इन्होंने बनाई गई। तो यहाँ वायसराय हार्डिंग साहब ने भी कुछ कहा है, और जो वास्तुकार मैंने हर्बर्ट बेकर बताया उन्होंने भी काफी सारी चीजें कही, वो आप यहां पर देखेंगे। लेकिन असली कहानी ये है। अब विभाजन के समय जीवन कैसा था, इसको जानना बहुत जरूरी है। मैं आपको पहले यहां ले जाता हूं। देखिए, हुआ ये कि जब विभाजन हुआ, यानी हिंदुस्तान पाकिस्तान जब बना, और ये अंग्रेजों की ही चाल थी, मैं आपको पहले बता दूं। हुआ ये कि ये जो हरा इलाका आप देख रहे हैं, ये सारा का सारा ये पाकिस्तान बना दिया गया। ये जो है इसको भी पाकिस्तान बना दिया गया। इसको कहा गया वेस्ट पाकिस्तान, इसको कहा गया ईस्ट पाकिस्तान, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, मतलब उत्तर दक्षिण पूर्व। ये पूर्वी पाकिस्तान और ये पश्चिमी पाकिस्तान। पहले ध्यान रखिए, पहले कोई बांग्लादेश नाम का देश नहीं था। जब हमारा विभाजन हुआ तो ये और ये दोनों ही पाकिस्तान थे। हिंदुस्तान ये हो गया, पूरा इंडिया ये हो गया। अब बीच में जो है ये जो प्रिंसली स्टेट है, चाहे हैदराबाद लें या फिर आप यहां पर देखिए कला, तो ये दोनों के दोनों जब पार्टीशन हुआ था, ये अब इनको इंडिपेंडेंस या फिर ऑटोनॉमी दी गई थी, लेकिन फाइनली इसको एनेक्स कर लिया गया, हिंदुस्तान ने ले लिया, और ये कलात है इसको पाकिस्तान ने ले लिया। तो ये तो बात खत्म हो गई। हुआ ये कि जो आप एरो देख रहे हैं, तो जब आप पार्टीशन करेंगे तो लोग इधर से इधर आएंगे और इधर से इधर आएंगे। यहां पर भी ऐसे हुआ, लोग यहां से यहां आएंगे, लोग यहां से यहां जाएंगे। इस तरीके से तो आना जाना हुआ। इसलिए पंगे चल रहे हैं अभी कि भाई यहाँ पर लोगों को बांग्लादेशी दिख रहे हैं, यहाँ पर लोगों को बंगाली दिख रहे हैं, यहाँ पर लोगों को पाकिस्तानी दिखते रहते हैं। उसका कारण यही है कि भाई आप बॉर्डर है, यहाँ पर तो रोटी बेटी का रिश्ता है ना। किसी ने नहीं सोचा था कि यहाँ पर बॉर्डर आ जाएगा। ओके, तो हुआ ये कि मुस्लिम्स जो है वो ग्रीन मुस्लिम्स पाकिस्तान की तरफ गए, वहां के हिंदू इस तरफ आए, और खास तौर पे जो इस इलाके पे वो आके बसे, जिनकी बात हम बाद में करेंगे। यहाँ की बात करते हैं। शुरुआत की बात बताता हूं कि 1947 में हमारा विभाजन हुआ, जो कि बहुत ही ज्यादा दुखदायी घटना थी हमारे लिए, जिसने आज का जो पाकिस्तान और हमारा प्रॉब्लम शुरू किया, वो यही सब शुरू हुआ है। अंग्रेज करके चलेगा और हम आज भी लड़े जा रहे हैं, है ना। तो हुआ ये कि बड़ी अफरा तफरी का मामला हुआ, इधर भी इधर भी। यहाँ के लोग इधर गए, विस्थापन हुआ, यहाँ के लोग इधर आए। अब इससे क्या हुआ कि जो दिल्ली की राजधानी है ये बड़ी जबरदस्त बढ़ गई। अब दिल्ली की जब आप कहेंगे कि आबादी बढ़ गई या कहेंगे लोग बढ़ गए, तो क्या होगा? आबादी बढ़ेगी, लोग बढ़ेगी, तो फिर रोजगार भी बदल जाएंगे, शहर की संस्कृति भी बदल जाएगी। हिंदू संस्कृति अलग होती है, मुस्लिम संस्कृति अलग होती है, और जहां पर बहुत सारे मुसलमान रहते हैं वहां अलग तरीके से इलाका दिखता है, जहां बहुत सारे हिंदू दिखते हैं अलग इलाका दिखता है। अब जब आप इधर का उधर करेंगे तो संस्कृति तो बदलनी ही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इतने सारे दंगे शुरू हो गए, और दंगे देखिए हमारे साथ क्या है ना, हम लोग इतने बेवकूफ हैं कि छोटी छोटी बातों में लड़ जाते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। तो उस जमाने में लड़ाई होती थी, बहुत सारे दिल्ली में खास तौर पे हजारों लोग मारे गए, कई लोगों को बेचारों को घर बार लूट लिए गए, लोगों को जला दिया गया, राइट। अब दिल्ली में जो यहां पर जो पाकिस्तान जाने वाले मुसलमान हैं, उनकी जगह पे, मतलब दिल्ली से जो पाकिस्तान जाने वाले मुसलमान हैं उनकी जगह पाकिस्तान से जो सिख लोग आए थे और हिंदू शरणार्थी आए थे, उन्होंने लगा लिया, यानी कि यहां से दिल्ली से जो मुसलमान है वो यहां जाएंगे, तो यहां से दिल्ली में कौन आ रहे हैं? एक तो हिंदू और सिख, क्योंकि ये इलाका जो है पंजाब का इलाका है, ये पूरा पंजाब का इलाका है, ये पूरा है ना। अभी तो हमारा पंजाब छोटा सा रह गया, अगर आप पाकिस्तान में जाएंगे तो बहुत सारे इलाके में पंजाबी बोली जाती है, ठीक है। अब हुआ ये कि जो शाहजहानाबाद है, पुरानी दिल्ली, उसमें झुंड के झुंड शरणार्थी, चाहे हिंदू हो चाहे सिख हो, घूमने लगे। और क्योंकि मुसलमान निकल गए थे तो उनकी जगह भी खाली थी, या जो मुसलमान रह गए थे उनको बड़ा प्रेशराइज किया गया कि भाई ऐसा है, संपत्ति बेचो, और मुसलमानों को भाग जाने के लिए कहा गया, या फिर मजबूर किया गया। देखिए वो भी क्या करते हैं, वो लोग भी इधर भी आएंगे, उनको भी जमीन चाहिए, उनको भी रहना तो है ही, ठीक है। तो हुआ, इसकी मैं आंकड़ा बताता हूं आपको कि क्योंकि मुसलमान गए तो 2/3 मुसलमान चले गए दिल्ली से, 2/3 मुसलमान पाकिस्तान चले गए। अब उससे क्या हुआ, 44,000 करीब मकान खाली रह गए, और जब मकान खाली हो गए
तो इसको कब्जा किसने लिया? या हिंदुओं ने लिया या सिखों ने लिया। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे मुसलमान थे जो शिविरों में रहने लगे, क्योंकि इनको जाना था पाकिस्तान, है ना, मजबूरी थी, क्योंकि गवर्नमेंट ने कह दिया था बेचारों को जाना ही पड़ेगा, तो यहां पर ये रहने लगे। तो एक तरीके से दिल्ली को कहा जाए तो ये ना राहत शिविर बन गया, मतलब शरणार्थियों का शहर बन गया, वहां से आए हुए और यहां से जाने वाले। आपको मैं बताऊं 5 लाख इतनी पॉपुलेशन की वृद्धि हो गई थी। और 1951 की बात कहूं, 1951 की, तो 8 लाख से कुछ ज्यादा की बात हो रही है। आज तो करोड़ों में हम लोग हैं, और ज्यादातर लोग कहां से थे? पंजाब से थे। ठीक, तो हुआ ये कि जितने भी लोग आए थे या तो वो शिविर में रह रहे थे, कहीं पे वो किसी स्कूल में रह रहे थे, या फिर आप कहें किसी फौजी बैरकों में रहते थे, या कई लोग तो बाग बगीचों में ही रहने लगे आके। क्या करेंगे बेचारे, उनके पास क्या ऑप्शन है? सरकार ने तो डिसीजन ले लिया, झेलना तो हम लोगों को पड़ता है। और कई लोग जो है उनको ये खाली मकान है उस पर कब्जे करने का मौका मिल गया। बहुत सारे लोग बस्तियों में रहने लगे। तो आप देखेंगे कि जो बस्तियों में रहने लगे ना, ये जो बस्तियां हैं उसमें जो तिलक नगर है, तिलक नगर और लाजपत नगर, अगर आप लोग यहाँ रहते हैं तो जान लीजिए कि ये बस्तियां जो है ये शरणार्थी बस्तियां हैं। इसी समय ये बनी, यहाँ दुकान खुल गए, स्टॉल खुल गए, कॉलेज भी खुल गए। अब मैं आपको दिखा देता हूँ किस जगह की बात हो रही है। आप देखिए ये नई दिल्ली है, ये तो आप खैर समझते हैं, कनॉट प्लेस तो सब जानते हैं। अगर नहीं भी जानते हैं तो आप यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिए, थोड़ा सा इधर जाएंगे तो ये आपका पहाड़गंज है, यहीं पे आपका रेलवे स्टेशन है। ओके, यहां पर मैं आपको ले जा रहा हूं दो जगह, एक आपका है लाजपत नगर। कहाँ है? लाजपत नगर, देखिएगा इधर लाजपत नगर, और यह है तिलक नगर। ये इन दोनों जगह की बात मैं कर रहा हूं। तो ये है लाजपत नगर, ये आपका तिलक नगर। ये दोनों बस्तियां जो है इसी तरीके से आई है। ये जो चित्र मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, ये बेचारे वो लोग हैं जो बड़ी मुश्किल से इधर से उधर जा रहे हैं, और ये बेचारे कोई किसी को मार रहा है, कोई किसी को काट रहा है। विभाजन के समय बहुत दिक्कत हुई यार। विभाजन के बाद बहुत सारे लोग इस कैंप में रहने लगे, देखिएगा किंग्सवे कैंप और ये सब तमाम तरीके के कैंप आप देखेंगे, वहां पर इस तरीके से रह रहे थे बेचारे। अब इसमें एक चीज ये हुई कि जो पाकिस्तान से लोग आए या हिंदुस्तान से जो चले गए, तो पाकिस्तान से जो लोग आए वो अलग उनकी कहें कि रोजगार था, अलग काम वो करते थे। तो कई जो लोग दिल्ली आए वो पहले भूस्वामी हुआ करते थे, वकील थे, शिक्षक थे, व्यापारी थे, छोटे दुकानदार थे। यहां से जो लोग गए वो कारीगर थे, व्यापारी थे, मजदूर थे, यानी कि कारीगर, व्यापारी, मजदूर उधर चले गए और बाकी लोग इधर आ गए। और बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर आके नया अपना रोजगार अपनाना ही पड़ा, उनको नया रोजगार वो बेचारों को करना ही पड़ा। और पंजाब से जो टोलियां आ रही थी, बड़ी बड़ी जो टोलियां, उससे क्या हुआ कि आप देखेंगे दिल्ली में आपको पंजाबी टच बड़ा मिलेगा। तो जब आप भोजन देखें, खाने का, पहनावा, कपड़ा या फिर कला, ये सारी जो चीजें हैं वो सब की सब, क्योंकि दिल्ली में पहले उर्दू चला करती थी, उर्दू पे भारी पड़ गई और उर्दू ऑलमोस्ट खत्म हो गई। एक तरीके से समझ लीजिए कि नई कला, नई संस्कृति, जो पंजाबी टच जिसमें आया, उसकी शुरुआत हुई। कहां पर? दिल्ली में। विभाजन के समय क्या जीवन था ये हमने देखा। अब हम बात करते हैं पुराने शहर के अंदर क्या हो रहा था। पुराना शहर यानी हम पुरानी दिल्ली के बारे में बात कर रहे हैं, और यह है शाहजहानाबाद। तो यहां पर जब मुगलों का जमाना था, जब मुगल इस पर रूल करते थे, तो बड़ी जबरदस्त नहरों की व्यवस्था थी, मतलब पानी के लाने और ले जाने की। पानी चाहे वो पीने का हो, चाहे वो डोमेस्टिक यूज हो, घरेलू काम के लिए हो, पानी की व्यवस्था बड़ी जबरदस्त थी यहां पर। 19वीं शताब्दी की अगर मैं बात करूं, यहां पर जो जलापूर्ति है, यानी कि वाटर रिक्वायरमेंट या जल को पूर्ण करना, और इसकी जो निकासी है, जैसे पानी जब घर पे आता है और उसके बाद वो यूज हो जाता है तो फिर वो पानी निकलता है, तो इसको बड़ा नजरअंदाज किया गया। इसका मतलब इस बहुत बेहतरीन व्यवस्था को पे ध्यान दिया नहीं गया। मुगलों के जमाने में कुओं की व्यवस्था थी, और कुएं कैसे थे? या तो प्रॉपर कुएं थे या उनको बावड़ी कहा जाता था। बावड़ी, इसको कहते हैं स्टेप वाटर वेल, स्टेप वेल। अब आप देखिएगा ये सारे चित्र उसी के हैं। यहां पानी है, आप सीढ़ियों से उतर के आए, पानी लीजिए। ऐसी व्यवस्थाएं हर जगह थी, क्योंकि पानी थोड़ा नीचे मिलता था, तो सभी लोगों के लिए ये व्यवस्था कर दी गई थी। तो बावड़ियों की व्यवस्था थी, लेकिन ये चरमरा गई क्योंकि इस पर ध्यान ही नहीं दिया गया। दूसरी चीज ये थी कि घर से कचरा तो निकलता ही है, तो कचरे की जो निकासी है उसकी व्यवस्था, कचरे का निस्तारण इसकी व्यवस्था, और जो भी इसके लिए धाराएं या व्यवस्थाएं बनाई गई थी वो सारी टूट गई, क्षतिग्रस्त हो गई। क्योंकि एक तो लोग बहुत बढ़ रहे थे, और जब लोग बढ़ेंगे तो उनकी रिक्वायरमेंट बढ़ेगी इन सब चीज़ों की, क्योंकि हर आदमी पानी तो यूज़ करेगा, कचरा तो उसके घर से निकलेगा ही निकलेगा।
लेकिन अगर उसकी व्यवस्था नहीं की गई, उसको नजरअंदाज कर दिया गया, तब क्या होगा? ये जो नहरें थी ये सब टूट फूट गई थी। अब ये इतनी बढ़ती आबादी, जो बढ़ गई थी आबादी, जैसे मैंने आपको पहले बताया, उसको कैसे पूरा कर सकती थी? देखिए, जो शाहजहां के समय या शाहजहानी नालियां जिसे हम कहते हैं, नाली मतलब होता है इस तरीके का एक व्यवस्था जिससे पानी या फिर जो गंदगी है वो आती है और जाती है। तो एक शाहजहानी नालियां जो थी उनको बंद कर दिया गया, और बंद करके इन्होंने क्या किया, क्योंकि जो शाहजहानी या शाहजहां के समय या शाहजहानाबाद में नालियां थी वो पूरी ऊपर से बंद थी। लेकिन इन्होंने क्या किया, जब अंग्रेज आए तो उन्होंने खुली व्यवस्था निकाली कि भाई ये खुली नालियां होंगी। अब नालियां अगर खुली हैं तो नालियों में तो गंदगी होती है, इस गंदगी में कीड़े भी होंगे, मकोड़े भी होंगे, आप देखें कॉकरोच होंगे, चूहे होंगे, तो इससे आएगी गंदगी और इससे बनेगी गंदगी से बदबू। सबसे बड़ी बात है बदबू। गंदगी तो होती है और बदबू से ही तो पता लगता है कि ये गंदी चीज है। इससे क्या हुआ कि जो अमीर लोग रहते थे, क्योंकि यहाँ पर लोग रह रहे हैं और यहाँ पर मान लीजिए ये रोड है और उसके बगल में नाली आ गई और यहाँ पर छोटे घर है, तो ये जो अमीर है उनको कहीं ना कहीं तो इससे इफेक्ट होगा। तो जो नालियां हैं और जो खुले नाले चल रहे थे उसकी बदबू बड़ी परेशान कर रही थी इनको। दिल्ली म्युनिसिपल कमेटी जो थी उस जमाने में, उन्होंने इस व्यवस्था पे पैसा लगाने से बिल्कुल मना कर दिया, लेकिन फिर भी ऐसा कई जगह पैसा तो लगाने की कोशिश की गई। ये तो मैंने बताया आपको जो निकासी व्यवस्था थी, जो बेसिक होता है किसी भी शहर में। अब हवेलियों की बात करें, अभी आप देखिएगा, इसको जरूर ध्यान दीजिए। दो चित्र इन्होंने बताए हैं। ये जो निजामुद्दीन औलिया है उसकी दरगाह के पास एक बावड़ी है। बावड़ी का मतलब यही होता है स्टेप वेल, नीचे आइए पानी मिलेगा। यहां पर जो हम अभी बात करने जा रहे हैं वो है दिल्ली का ये चांदनी चौक है। अब कितना बदल गया है ये आप खुद जानते हैं। मैं आपको अलग अलग हवेलियां बताऊंगा। हवेलियों का मतलब होता है बड़ा मकान, बहुत बड़ा मकान। तो अगर 17वीं और 18वीं शताब्दी को मैं आपको ले जाऊं तो जो मुगल कालीन व्यवस्था है उसमें बड़ी बड़ी भव्य हवेलियां हुआ करती थी। बड़े बड़े मकान, बड़ी बड़ी जगह, बड़े बड़े पार्क, बहुत बेहतरीन व्यवस्था। इससे क्या होता था कि एक तो ये 4 दीवारी से बंद होता था, ऐसे ये एंट्री होती थी, और इसमें बकायदा अंदर ही झरने भी आपको मिल जाएंगे। इसमें एक दालान मिलेगा। दालान मतलब होता है एंट्री पॉइंट, मतलब जहां पर आपके घर की जिसे दहलीज कहते हैं ना, वहां ऐसी व्यवस्था थी। इसके अलावा एक ही हवेली, जैसे आप ये सब जो हवेली मैं बता रहा हूं, ये वाली हवेली और ये वाली हवेली, ये अंग्रेजों की है, इसके बारे में मैं बात करता हूं, लेकिन इसका इसमें विवरण आया है, थोड़ा सा इसके बारे में बताऊंगा। तो जो हवेली थी उसमें एक ही हवेली में बहुत सारे, एक तो परिवार रहते थे, बहुत सारे परिवार, ठीक। और जैसे ही आप हवेली के अंदर एंटर करते थे, जैसे ये हवेली है, ये इसका बाउंड्री है, तो जैसे आपने एंटर किया तो यहां पर एक खुला अहाता होता था, मतलब बाहर की जगह होती थी, जिसको हम, जैसे मैंने कहा दहलीज होती है ना, सामने की जगह। अब इसके आसपास पूरे जो होते थे, जैसे आप ऐसे ही एंटर किया आपने हवेली के अंदर, तो यहां पर एक एंटर पॉइंट आता था, मतलब एक खुली जगह आ जाती थी। इसके आसपास जो भी कमरे होते थे वो केवल पुरुष यूज करते थे और वो सार्वजनिक होते थे, यानी कोई भी, जैसे कोई मेहमान आ गया, कोई कारोबारी आ गया, उनके लिए होते थे। इसका पुरुष ही इस्तेमाल करते थे। थोड़ा अंदर की तरफ जाएंगे, थोड़ा अंदर की तरफ एक भीतरी दालान होता था। इसके पास जो कमरे होते थे उसको महिलाएं यूज करती थी, घर की महिलाएं, राइट। जितने भी कमरों की मैं बात कर रहा हूं उसमें जो फर्नीचर होते थे, मतलब जैसे आजकल हमारे पास टेबल है, बेड है, वो सब बहुत कम हुआ करता था। 19वीं शताब्दी के का मध्य मैं आपको बताता हूं, ये जो आप देख रहे हैं ये है कमर अल दीन खान। कमर अल दीन खान ये हवेली है। इसमें बहुत सारी इमारतें थी, और इस इमारतों में क्या करेंगे आप गाड़ी वाहन के लिए भी है, जो गाड़ी चलाते हैं, या तंबू जो लगाते हैं उनके लिए भी है, जिसको हम डेरवाल कहते हैं। जो मसाला बनाते हैं, मसालची हो गए, खातेदार अकाउंटेंट हो गए, क्लर्क उनके लिए, जो नौकर है उनके लिए, सबके रहने का इंतजाम हुआ करता था यहां पर। अब हुआ ये कि जब ब्रिटिश काल आ गया, ब्रिटिश शासन आ गया या ब्रिटिश गवर्नेंस आ गई, तो उसके बाद जो मुगल थे, ब्रिटिश गवर्नेंस उस जमाने में आप मान लीजिए कि जो मुगल थे उनकी हालत तो वैसी खराब थी, तो वो इन सब बड़ी बड़ी हवेलियों को संभालने में बिल्कुल भी काबिल नहीं थे। तो हुआ ये कि जो हवेलियां थी ये बंटने लगी। कैसे बंटने लगी? देखिए, अगर मान लीजिए ये रोड है,
ये रोड है, तो रोड के यहाँ पर ये वाला इलाका बिक गया और यहाँ या तो आप मान लीजिए दुकानें बन गई या फिर आप गोदाम बन गए, जिसको हम वेयर हाउसेस कहते हैं। तो जैसे ये रोड है, ये पीछे का इलाका और ये रोड है यहाँ पर, तो यहाँ पर इन्होंने ये सब दुकानें निकल गई, ये अगर रोड है यहाँ दुकानें निकल गई और गोदाम बन गए। पहली चीज तो ये हो गई। और बहुत सारी ऐसे हवेलियां थी जो व्यावसायिक वर्ग था, जो अभी अभी बन रहा था, उन्होंने ले ली, और कई से हवेलियां थी जो बेकार पड़ गई, एकदम जर्जर अवस्था में आ गई, ऐसी भी पड़ी रहेगी। ओके, लेकिन अगर औपनिवेशिक बंगला बताया जाए या फिर कॉलोनियल बंगला बताया जाए जिसमें अंग्रेज रहा करते थे, ये बंगले, ये भी और ये दोनों एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं, ये दोनों आप जरा ध्यान से देखिए, ये जो बंगला है और ये जो बंगला है, इसी की मैं बात कर रहा हूं। तो यहां पर यह होता था कि ये तो एक परिवार के लिए होता था, एक परिवार, सिंगल स्टोरी है, देखिए डबल स्टोरी नहीं है, सिंगल स्टोरी होती थी और थोड़ी सी ढलान वाली छत होती थी, हल्की सी ढलान वाली, ताकि पानी थोड़ा इधर उधर हो जाए। अच्छा, एक ढलवा छत के बारे में यहां बात हुई है। बहुत बड़ा इलाका, 1 या 2 एकड़ में एक छोटा सा घर होता था, ध्यान रखिए, 1 से 2 एकड़ बहुत बड़ा जगह होगी अगर दिल्ली की बात करें। और इसमें रहने के लिए अलग, खाने के लिए अलग, सोने के लिए, रहना खाना सोना सबके लिए अलग अलग कमरे थे। ठीक, आप देखिए एक बरामदा है, ये जिसको दलान भी कह रहे हैं हम, ये जो बरामदा है, दोनों में बहुत बड़ा सा आपका बरामदा होता था। और कई बार तो क्या होता था, घर के तीनों तरफ, मतलब यहां भी है, इधर भी है, पीछे की तरफ इधर भी है, तीनों तरफ बरामदा होता था। कई बार ऐसा देखा गया है, कई ऐसे घर देखे गए। अच्छा, जो रसोई घर है, मतलब जो रसोई घर है जहां पर घोड़े रहते थे और जहां पर आपके नौकर रहते थे, वो सब इन्होंने ना अलग बनाए थे, घर से दूर बनाए थे। ये यहां पर केवल अंग्रेज रहेंगे, उनके परिवार रहेगा, बाकी लोगों के क्वार्टर इन्होंने बिल्कुल अलग बना के रखे थे। और बहुत दर्जनों नौकर होते थे। परिवार की औरतें यहां बैठा करती थी, यहां पर ना सामने की जगह, यहां पर अपना चेयर लगाया और बढ़िया यहां पर बैठ गई, और जो भी लोग काम कर रहे हैं उन पर नजर रखने के लिए वो यहां बैठा करती थी। ये मैंने बताया आपको जो अंग्रेज रहा करते थे। अमीर की बात ये होती है कि जो कुलीन वर्ग के व्यक्ति है, जो अमीर मैं कह रहा हूं कि जो बेचारे संभाल नहीं पाए, जो मुगल संभाल नहीं पाए ना, उनके बारे में बात हो रही है। चलिए 1931 पे आ जाइए जरा। इसमें एक जनगणना हुई, यानी कि सेंसस हुआ। उससे हमें ये पता चला कि जो पुराना शहर है उसमें इतनी भयानक भीड़ थी कि 1 एकड़ 1 एकड़, इसमें कितने लोग रहते थे? ये मतलब 50 से 80, 50 बाय 80 मीटर करीब होता है। इसमें 1 एकड़ में 90 लोग रहते थे। और आप नई दिल्ली आ जाए, यहां पर इसी 1 एकड़ में मात्र 3 लोग रहते थे। यहां 90 लोग रह रहे हैं, यहां मात्र 3 लोग रहते थे। ये बड़ा बाकायदा हमें सेंसस से पता चला है। तो जो पुराना शहर है, इसके लिए ऐसा नहीं कि कुछ नहीं किया गया। जो पुराना शहर है, ये जो नई दिल्ली आप देख रहे हैं, पुरानी दिल्ली की एक सड़क है, और ये सड़कें ऐसी नहीं है, इससे भी और आपको और संकरी, और एक बार आप पहुंच जाइए आपको आनंद आ जाएगा। इस तरीके से भी लोग रहते हैं, आपको समझ में आएगा। तो जो पुराना शहर है, इसमें एक क्लार्कगंज का नाम आएगा, यहां पर ध्यान रखिएगा, क्लार्कगंज। ये इसलिए नाम आ रहा है क्योंकि रॉबर्ट क्लार्क, ये साहब है रॉबर्ट क्लार्क। इन साहब ने क्या किया, 1888 में जो लाहौर गेट है, अलग अलग गेट है, इसमें इन्होंने कहा कि भाई ये जो पुरानी दिल्ली है ना, ये पुराना जो एरिया है, इसका हम विस्तार करेंगे। इसको इस तरीके से बनाएंगे कि भाई एक ऐसा चौराहा बाजार होगा, मतलब ये चौराहा होगा, ऐसे चौराहा तो ऐसे इंटरसेक्शन होता है, और चारों तरफ ये दुकानें होंगी ऐसे। उन्होंने कहा इस तरीके से हम बनाएंगे। और बेसिक चीज ये थी कि जो निवासी हैं वो यहां से इनको यहां पर धकेला जाए। यहां पर एक शब्द यूज किया है, धकेला जाए, मतलब जबरदस्ती भेजा जाए, इसलिए ढकेला शब्द यूज हुआ है। तो चारों तरफ इस तरीके से दुकान होंगी, और कोशिश ये की गई कि जो सड़क की चौड़ाई है इस तरीके से बढ़ाई जाएगी, एक जैसा बनाने की कोशिश की गई। ठीक, और बाकायदा इन्होंने इसको बांट भी दिया कि ये एरिया ये एरिया ये एरिया ये। और ये जो नया स्थान है जो इन्होंने बनाने की कोशिश की, इसी का नाम इन्होंने दिया क्लार्कगंज। क्यों पूछा जाता है ये? क्योंकि ये रॉबर्ट क्लार्क ने 1888 में इसकी कल्पना की थी। अब इत्तेफाक की बात है कि ये कभी पूरा नहीं हो पाया, क्लार्कगंज कभी बन ही नहीं पाया, राइट। तो अगर आप देखें 1912 तक अगर आ जाए, क्योंकि 1911 में इस दिल्ली को राजधानी घोषित किया गया था, 1912 तक भी जो यहाँ की वाटर सप्लाई है, यानी कि जलापूर्ति की जो सिचुएशन है, या जल की जो निकासी की समस्या है, या समस्या कहें जो व्यवस्था है, वो बहुत ही खराब थी, बहुत खराब थी। तो मैं यहाँ पर आपको एक चित्र दिखाना चाहूंगा, थोड़ा हल्का है क्योंकि इससे अच्छा मिल नहीं पाया।
ये है दिल्ली इंप्रूवमेंट ट्रस्ट। इन्होंने बकायदा एक प्लान बनाया है, ठीक है, बकायदा एक प्लान बना है दिल्ली सुधार ट्रस्ट। तो दिल्ली इंप्रूवमेंट ट्रस्ट या कहें दिल्ली इंप्रूवमेंट आईपी लिख देता हूं, DIT। तो ये दिल्ली सुधार ट्रस्ट का जो गठन हुआ था वो 1936 में हुआ था। तो इसके तहत क्या होना था कि जो अमीर लोग थे या संपन्न लोग थे उनके लिए दरियागंज जैसा जो इलाका था, दरियागंज आज भी है, दरियागंज साउथ, ठीक है, वो वाले इलाके बनाए गए। अब जो दरियागंज वाले साउथ वाले इलाके बने गए, ये कैसे बनाए गए? ये पार्क हो गया, ये है गार्डन पार्क, उसके आसपास ऐसे घर होंगे, ठीक है जी, पार्क के आसपास। आज भी अगर दिल्ली में जाएंगे तो आपको ऐसे ही मिलेगा कि बीच में पार्क मिलेगा, आसपास आपको घर मिलेंगे। तो रिहायशी मकान यहां पर होंगे और इसमें बड़ा प्राइवेसी का ध्यान दिया गया। प्राइवेसी का मतलब क्या है कि भाई एक घर में माँ है, बाप है, बच्चे हैं, दादा है या इनके पिता है, तो इनके लिए अलग कमरा, माँ बाप के लिए, बच्चों के लिए अलग कमरा और दादाजी का अलग कमरा। यानी कि हर एक की निजता मतलब होता प्रिवेसी का ख्याल किया गया। यानी कि मकान के अंदर ही एक ही परिवार होगा लेकिन अलग अलग सदस्यों के लिए अलग अलग कमरे होंगे, अलग अलग घर होगा। ये दिल्ली इंप्रूवमेंट ट्रस्ट जो गठन किया गया 1936, अब तो खैर चेंज हो गया है, अब आपको DDA मिलता है, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी वगैरह। आपको मैंने जब दिल्ली का, न्यू दिल्ली के बनाने के बारे में बात की थी तो मैंने दो नाम लिए थे, एक तो लुटियन साहब का नाम लिया था और एक हर्बर्ट बेकर साहब का नाम लिया था। तो इसमें अगर आप ये दोनों चित्र देखें तो ये दोनों चित्र अलग अलग जगह के, ये तो खैर आपका पहचाना हुआ है, ये हमारा क्या है, ये हमारे दिल्ली में जो सचिवालय भवन है, सेंट्रल सेक्रेटरीट है, वो है ये। लेकिन ये जो आप चित्र देख रहे हैं ये साउथ अफ्रीका का प्रिटोरिया शहर है, उसमें यूनियन बिल्डिंग है, ये यूनियन बिल्डिंग है, ये सेंट्रल सेक्रेटरीट है। और आप देखेंगे दोनों को ही किसने डिजाइन किया गया है, किसने किया है, इसमें दोनों में योगदान किसका था? हर्बर्ट बेकर साहब का। तो हर्बर्ट बेकर साहब की यहां बात बताई गई है कि 1890 में जो हर्बर्ट बेकर साहब हैं ये बहुत यंग थे, बहुत यंग हुआ करते थे, और ये क्योंकि ये आर्किटेक्चर वाले थे, वास्तुकार थे, तो ये नौकरी की तलाश में पहुंच गए, ये वैसे ब्रिटिश थे, पहुंच गए साउथ अफ्रीका। जब ये साउथ अफ्रीका आए तो इनका यहाँ पर जो गवर्नर साहब है केप टाउन के गवर्नर साहब है, उनका नाम है सेसिल रोड्स। इनसे इनकी मुलाकात हुई। अब सेसिल रोड्स साहब ने इनके अंदर एक क्या कहें, प्राचीन रोमन जो सभ्यता हुई या उसका वास्तुशिल्प हुआ या उसका जो आर्किटेक्चर हुआ, उसकी प्रशंसा इनके दिल में, और जो ब्रिटिश साम्राज्य में जो बन रहा है या ब्रिटिश जो आर्किटेक्चर है उसका हर्बर्ट बेकर के दिल में प्रेम बढ़ाया, या कहा कि भाई इसके बारे में बनाओ, इसके बारे में देखो। तो ये हर्बर्ट बेकर के दिल में यहाँ इसका जो प्यार आया है, जो हमारे दोनों ही व्यवस्था में झलकता है, वो इन्हीं ने दिया, गवर्नर सेसिल रोड्स ने। तो फिर से बताता हूं, ये दोनों की दोनों जो है, चाहे आप प्रिटोरिया जो शहर है साउथ अफ्रीका में, इसकी यूनियन बिल्डिंग देख लें, या फिर आप देखें इसकी रूपरेखा किसने तैयार की है? हर्बर्ट बेकर साहब ने। और इधर पे आ जाइए आप, ये क्या है? यूनियन बिल्डिंग की बिल्कुल उसी की तरह ये भी सचिवालय जो है, सेंट्रल सेक्रेटरीट, ये रायसेना हिल पे है और ये भी हिल पे ही है, ये भी पहाड़ी पे ही स्थित है। ये इन्होंने एक अच्छी बात बताई है कि जो अमीर लोग हैं वो लोगों को, जैसे यहाँ लोग खड़े हैं, उनको ऊपर से नीचे देखना चाहते थे, नीचे से ऊपर नहीं देखना चाहते थे, इसलिए पहाड़ी में इन्होंने बनाया है। चलिए साहब, ये बात हुई इस चैप्टर की। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।